आज के इस वीडियो में एक ऐसे पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक ही डीमैट अकाउंट में अपने लिए और अपने फैमिली के लिए पोर्टफोलियो अलग अलग डिजाइन किया हुआ है। अब जब अलग अलग पोर्टफोलियो है तो फंड्स भी अलग अलग है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इस प्रकार के पोर्टफोलियो में क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए और मैक्सिमम कितना फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इन सबके रिगार्डिंग फैक्ट के साथ बात करेंगे और बहुत कुछ आपको यहाँ से नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो जनवरी 2024 से स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि इनका पोर्टफोलियो जो है वो निगेटिव में होगा इस समय। अब इनका जो पोर्टफोलियो है देख सकते हैं आप, जो फैमिली के लिए इन्होंने टाइम होराइजन डिसाइड किया है वो 5 से 7 साल का समय डिसाइड किया है। इसको आप मीडियम टर्म कह सकते हैं, मतलब कि 5 साल से नीचे जो होता है वो शॉर्ट टर्म माना जाता है और 5 से 10 साल के बीच के पीरियड को मीडियम टर्म बोलते हैं और 10 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म माना जा सकता है। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो मीडियम टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट है। अब फंड भी इसी के हिसाब से इनको सेलेक्ट करना चाहिए। पहला जो फंड इन्होंने ले रखा है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड ले रखा है, दूसरा फंड क्वांट स्मॉल कैप ले रखा है, तीसरा क्वांट मिड कैप ले रखा है, चौथा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पांचवा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 और छठा जेएम फ्लेक्सी कैप और सातवां बंधन अल्फा 50 इंडेक्स फंड इन्होंने ले रखा है। तो टोटल अपने फैमिली के लिए जो पोर्टफोलियो इन्होंने डिजाइन किया हुआ है उसमें 7 फंड इन्होंने ले रखा है। अब एक एक करके फंड पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला फंड की अगर हम लोग बात करें मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड, देखिए ये एक सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड का मतलब क्या होता है कि चूंकि आपने डिफेंस इंडेक्स को चुना है तो इस एएमसी के थ्रू, मोतीलाल ओसवाल एएमसी के थ्रू जो फंड मैनेजर अलॉट किया गया होगा वो आपका पैसा केवल और केवल डिफेंस सेक्टर में डाल सकता है। अब डिफेंस सेक्टर में आज से 1 साल पहले देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रैली आई थी, एक ही साल में लोगों के पैसे डबल कर दिए थे। अगर वो चीज़ों को देख करके आपने इस सेक्टर को चुना है तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो सकता है आपसे, क्योंकि आपका जो टाइम होराइजन है वो मीडियम टर्म के लिए है। और इस मीडियम टर्म के लिए देखिए कोई भी सेक्टर, जैसे अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करें तो कोई भी सेक्टर बढ़ता कैसे है, जैसे कि अगर आप डेली यूजेज के सामान को देखेंगे, जैसे टूथपेस्ट हुआ, ब्रश हुआ, बिस्किट हुआ, ये सारी चीज़ें आप डेली यूज में लेते हैं, ब्रेड ले लीजिए, ये सारी चीज़ें डेली यूज में लेते हैं। तो इन सब का जो डिमांड है वो कभी ख़त्म नहीं होगा और इनका जब डिमांड बढ़ेगा तो इसको प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास डिमांड आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की, तो क्या आम इंसान डिफेंस से जुड़े हुए हथियार वो अपने पास रखता है? नहीं। डिफेंस से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनका मेन काम क्या है, जैसे आर्मी में या फिर डिफेंस सेक्टर में उनके हथियार जो है उनको सप्लाई किया जाता है या फिर विदेशों में इसको सप्लाई किया जा सकता है। यानी कि इसका जो डिमांड क्रिएट करेगा वो कौन करेगा? वो गवर्नमेंट ही करेगी। तो इसलिए इनका डिमांड उतना क्रिएट नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर आप देखें कि अगर बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर के फंड अलॉट किए जाते हैं तो उस समय ये तेजी से भागता है ये सेक्टर। लेकिन जब अगर फंड अलॉट नहीं किए जाते तो ये सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो जब आपका 5 से 7 साल का टाइम पीरियड है तो हो सकता है किसी एक साल में ये आपको 25% पॉजिटिव रिटर्न दे दे, किसी एक साल में आपको -10% का निगेटिव रिटर्न दे दे। घूम फिर करके आपका जो रिटर्न है वो एवरेज 15 से 17% का मिल सकता है इन 5 से 7 सालों में। तो जब इन 5 से 7 सालों में हमें 15 से 17% का ही रिटर्न मिलता है, और वो भी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि किस यूनियन बजट में डिफेंस सेक्टर में फंड अलॉट किया गया या नहीं। अगर अलॉट किया गया तब तो थोड़ा बहुत इनका परफॉर्मेंस आएगा, और अगर नहीं अलॉट किया जाता तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीदें नहीं की जा सकती। अगर आप देखेंगे जब सितंबर 2024 से मार्केट में करेक्शन शुरू हुआ उससे पहले ही डिफेंस सेक्टर में एक चूंकि बहुत ज्यादा बबल बन चुका था, लोगों ने देखा कि पैसा इसमें बन रहा है, पैसा एक ही साल में डबल हो जा रहा है, तो लोग तब एंट्री कर रहे थे जब ये ऑलरेडी सेक्टर चल चुका था। मतलब कि जब लोगों को पैसा निकालना चाहिए था उस समय आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से ये फंड आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से सूटेबल नहीं है, और वो भी मीडियम टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आपको रिटर्न इतना ही चाहिए और इसके लिए जब आप नॉर्मल फंड से ले सकते हैं तो इतने वोलेटाइल फंड, और वो भी यूनियन बजट में जो बजट अलॉट किया जाएगा इस डिफेंस सेक्टर को, उस पर ये डिपेंड है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो फिर इतना रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए आपके फैमिली के पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। तो पहला फंड आपको इसको निकाल देना चाहिए अपने फैमिली फंड से, ठीक है। दूसरे फंड की बात करें क्वांट स्मॉल कैप, देखिए इनका परफॉर्मेंस नो डाउट अभी डाउन हुआ है, लेकिन इनमें कैपेबिलिटी है कि ये अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और
चूंकि आपका मीडियम टर्म का यहाँ पर टाइम होराइजन है, तो स्मॉल कैप प्योर से आपको बच करके ही रहना चाहिए इतने कम समय के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जैसा कि आपने बताया, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिसीजन होगा, ठीक है। इसके बाद से आपने ले रखा है क्वांट मिड कैप का। देखिए, एक ही एएमसी का दो फंड आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्वांट एएमसी पर जब सर्च एंड सीजर ऑपरेशन सेबी के द्वारा किया गया था फ्रंट रनिंग मामले को लेकर के, तो इनके सारे फंड्स जो हैं वो निगेटिव तौर पर प्रभावित हुए थे। चाहे आप क्वांट फ्लैक्सी कैप की बात कर लीजिए, क्वांट मिड कैप की बात कर लीजिए, क्वांट स्मॉल कैप की बात कर लीजिए, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, क्वांट पीएसयू की बात कर लीजिए, सारे फंड्स का परफॉर्मेंस निगेटिव तौर पर प्रभावित हुआ था। तो जब आप एक ही एएमसी के मल्टीपल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें, निगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से इसको आपको बंद कर देना चाहिए। इसके बाद से आपने ले रखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अच्छा फंड है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 आपने ले रखा है। तो देखिए, यहाँ पर ये इंडेक्स तो अच्छा है, इंडेक्स अच्छा है, इंडेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक ही एएमसी के दो प्रोडक्ट हो गए, तो अगर आप चाहें तो इसको स्किप करके, मतलब कि चेंज कर सकते हैं। इसी इंडेक्स में आपको निपॉन इंडिया का भी मिलेगा, इसी इंडेक्स में आपको एक्सिस का भी मिलेगा, और इसी में आपको बंधन का भी मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो एएमसी को चेंज कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको भी रखा जा सकता है। इसके बाद से आपने ले रखा है जेएम फ्लैक्सी कैप। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जेएम फ्लैक्सी कैप है वो काफ़ी वोलेटाइल फंड होगा, काफ़ी वोलेटाइल फंड होगा। क्योंकि देखिए, फ्लैक्सी कैप का रिस्ट्रिक्शन ये है सेबी के द्वारा कि मिनिमम 65% पैसा आपको इक्विटी में डालना है, बाकी का 35% बचा वो आप अपने हिसाब से कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये जो 65% इक्विटी में जाएगा, ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी में भी हो सकता है। तो अगर आप जेएम फ्लैक्सी कैप को देखेंगे तो ये अपना मैक्सिमम एक्सपोजर एक स्मॉल कैप में लेकर के चलते हैं, जिसकी वजह से इनकी वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। वहीं पर अगर आप फ्लैक्सी कैप को कंसीडर करना चाहते हैं, तो इसकी जगह पर अगर आप पराग पारिक फ्लैक्सी कैप को कंसीडर करेंगे, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप को, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर इनके पिछले 10 साल 12 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है इनका, 20% से ज़्यादा का रिटर्न है। और इस मार्केट गिरावट में भी इन्होंने बेहतरीन डाउन साइड प्रोटेक्शन रिटेल इन्वेस्टर्स को बना करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जगह पर आप पराग पारिक फ्लैक्सी कैप को कंसीडर करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि सब कुछ आपको सोचना है, टाइम होराइजन आपका 5 से 7 साल है, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। नहीं तो अभी जैसे जनवरी से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। मान लीजिए आने वाले 5 साल 7 साल की आप बात कर रहे हैं, 5 साल बाद फिर से मार्केट में करेक्शन होने लगा, तो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन देने के लिए भी फंड होना चाहिए, और ये पराग पारिक आपको बेहतरीन डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद से बात करेंगे बंधन अल्फा 50। देखिए, ये वाला जो फंड है आपका, अगर मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50, ये एक फ्लैक्सी कैप की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी 500 टोटल जो लार्ज कैप की 100 कंपनी, मिड कैप की 150 कंपनी और स्मॉल कैप की 250 कंपनी है, सबको टारगेट करके मोमेंटम के बेस पर 50 स्टॉक को चुना जाता है। वहीं पर जब आप बंधन अल्फा 50 की बात करते हैं, तो ये लार्ज एंड मिड कैप की तरह बिहेव करेगा। लार्ज कैप के 100 कंपनी और मिड कैप के 100 कंपनी को मिला करके उसमें से बेहतरीन अल्फा जनरेट करने वाले 50 स्टॉक को चुना जाएगा और उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो ये अल्फा 50 जो है वो काफ़ी वोलेटाइल फंड हो जाता है, काफ़ी वोलेटाइल, क्योंकि यहाँ पर केवल उन स्टॉक्स को पिक किया जाएगा जो कि हाई अल्फा जनरेट कर रहे हैं। उनमें उनका फंडामेंटल कैसा है, क्या चीज़ें हैं उसमें ये सारी चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जब आप इस तरीके के फंड को चुनते हैं, जैसे ये वाला फंड हो गया, ये वाला फंड हो गया, तो ये सारे फंड्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो अगर आपको वोलेटिलिटी से प्रॉब्लम नहीं है तब तो आप कंसीडर करिए, नहीं तो शायद आपको इस पोर्टफोलियो में जो 5 से 7 साल का है आपका, उसमें शायद आपको नहीं रखना चाहिए। ये मैं अपने पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, अंतिम डिसीजन आपका ही होगा, ठीक है। तो अगर पूरे पोर्टफोलियो की मैं बात करूँ, फैमिली वाला जो है आपका मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड, इससे तो आपको बिल्कुल ही बच करके रखना चाहिए। और यही नहीं, किसी भी सेक्टोरल फंड से आपको बच करके रहना चाहिए, चाहे आपका टाइम होराइजन कितना ही लंबा क्यों ना हो, आपको सेक्टोरल फंड से बच करके रहना चाहिए। क्वांट स्मॉल कैप को अगर आप चाहें, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं। क्वांट मिड कैप से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक ही एएमसी का और वो भी क्वांट का परफॉर्मेंस इस समय थोड़ा डाउन है, तो निकल जाना चाहिए आपको, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को आप जारी रख सकते हैं। इसके बाद से ये वाला जो फंड है इसको जारी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा आपका, ठीक है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जीएम फ्लैक्सी कैप को से आपको निकल जाना चाहिए, यहाँ पर आपको पराग पारिक फ्लैक्सी कैप को कंसीडर करना चाहिए, और बंधन अल्फा इससे भी आपको निकल जाना चाहिए, इससे भी आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मोटा मोटी देखें तो
देखिए आप कोशिश करिए कि इस फैमिली वाले में आपको आपका जो फंड सिलेक्शन करना है, स्पेशली ध्यान दीजिए कि 5 से 7 साल वाला ही जो फंड हो उसको सेलेक्ट करिए, ठीक है। स्मॉल कैप आपने एक रख लिया, ठीक है। उसके बाद से पराग पारिख पर विशेष फोकस करिएगा, पराग पारिख पर, क्योंकि ये आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन बेहतरीन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आपने ले रखा है, ये भी काफ़ी वोलेटाइल होता है। तो अगर आप जो क्वांट मिड कैप को हटा रहे हैं, इसकी जगह पर अगर आप चाहें तो HDFC का मिड कैप ले सकते हैं, ठीक है। HDFC का मिड कैप, तो इसकी जगह पर HDFC का मिड कैप रख लेंगे और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको ये देखना है कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना डिजाइन कर सकते हैं। अब आते हैं आपका जो पर्सनल पोर्टफोलियो है, जिसमें आपने 10 साल से ज़्यादा का समय बताया हुआ है। तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर का फंड आपने ले रखा है, जो कि एक सेक्टोरल फंड है। देखिए कितना भी लंबा टाइम पीरियड क्यों ना हो, डिफेंस या फिर किसी भी सेक्टोरल फंड से आपको थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये ऐसे फंड्स होते हैं जो कि 1 साल में आपका पैसा जस्ट डबल कर देंगे, अगले 2-3 साल तक बिल्कुल फ्लैट ही रहेंगे। और जब आप आज से 10 साल 15 साल बाद की बात करते हैं और आप अपना CAGR रिटर्न निकालेंगे, तो वो रिटर्न आपको 15 से 20% ही देखने को मिलेगा। तो जब इतना ही रिटर्न हमें दूसरे फंड से मिल सकता है और इससे ज़्यादा स्टेबल फंड से मिल सकता है, तो हम इतना टेंशन क्यों पालें। यहाँ पर देखिए कि ये ऐसे फंड्स जो हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। बजट में इस सेक्टर को लेकर के एलोकेशन अलॉट किया जा रहा है या नहीं, उससे इनका परफॉर्मेंस डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। तो इस प्रकार के डिपेंडेंसी वाले फंड से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपको आपके फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो आपके पैसे को कहीं पर भी रोटेट कर सके। अभी जैसे देखिए मार्केट करेक्शन में है, ये भी बहुत तेजी से नीचे गिरा, लेकिन आपका फंड मैनेजर चाहकर भी इस पैसे को रोटेट नहीं कर सकता किसी दूसरे सेक्टर में, क्योंकि आपने खुद ही एक ही सेक्टर पर फोकस करने के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है। तो मेरे हिसाब से आपको इस फंड से निकल जाना चाहिए। अगला फंड है क्वांट स्मॉल कैप। लंबे समय के लिए आप इसको कंटिन्यू करिए। बहुत पास्ट में अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस था इनका और फ्यूचर में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस आने की उम्मीदें हैं। अगला जो फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप है। अभी पिछले 1 साल में इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो बंधन स्मॉल कैप को बीट करते हुए इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, फिर से एक सेक्टोरल फंड है, इससे आपको निकल जाना चाहिए। एडलवाइज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 है, तो इसको आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है। और चूंकि आपको वोलेटिलिटी से प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगला आपने ले रखा है PSU फंड, यहाँ पर भी SBI का PSU फंड। इसके बाद से ICICI प्रूडेंशियल भारत, ये 22 FOF, ये एक लार्ज कैप की तरह बिहेव करेगा। और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये देखिए ये तीनों फंड सेक्टोरल फंड है, इससे साफ तौर से आपको दूर रहना चाहिए। इसके बाद से ये वाला जो बात करें, अगर आपका लार्ज कैप का फंड की तरह बिहेव करेगा, तो चूंकि आपका 10 साल से ज़्यादा का टाइम होराइजन है, तो यहाँ पर आपको इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए आपको ज़्यादा फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप पर करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप रखा हुआ है और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड रखा हुआ है अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में, यहाँ पर देखिए आपका ये पूरा जो फंड सिलेक्शन है वो गलत है, ये तो आपको हटा ही देना चाहिए। क्वांट स्मॉल कैप को आप कंसीडर कर सकते हैं, ये कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा HDFC का जो मिड कैप फंड है उसको आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं और इसको भी आप चलाते रहिए, ठीक है। इस फंड से आपको निकल जाना चाहिए। इसके बाद से यहाँ पर जो PSU फंड आपने ले रखा है, यहाँ से भी आपको निकल जाना चाहिए। और ये जो लार्ज कैप का आपका फंड है, इसकी जगह पर आप अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में भी पराग पारिख फ्लैक्सी कैप को कंसीडर कर सकते हैं। पराग पारिख फ्लैक्सी कैप आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी ज़्यादा देगा और इससे ज़्यादा रिटर्न वो बना करके देगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपके द्वारा कमेंट के माध्यम से बताया भी गया है कि जैसे आप क्वांट इंफ्रा और बंधन अल्फा, ICICI भारत 22 और आदित्य बिरला सन लाइफ और SBI PSU रिडीम करके इतना मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में और 31,000 एडलवाइज मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में खुद के लिए, 30,000 SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 में फैमिली के लिए और 4,000 निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जब आप खुद PSU से निकलना चाहते हैं तो बेहतरीन डिसीजन है आपका, आप इससे निकल जाइए तो ही बेहतर है। और इस इंफ्रा से भी निकल जाइए, इससे भी आप निकल जाइए, क्योंकि ये एक लार्ज कैप की तरह बिहेव करेगा और इससे ज़्यादा रिटर्न आप पराग पारिख फ्लेक्सी कैप से एक तरीके से उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आप विचार कर सकते हैं और अंतिम डिसीजन जो होगा वो आपका ही होगा, ठीक है। उम्मीद करिए कि बहुत ज़्यादा फंड आप
के पोर्टफोलियो में ना हो। देखिए जितना ज़्यादा फंड आप सेलेक्ट करेंगे, हमें ज़रूर लगता है कि हमारा जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई होकर के इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आपका देखेंगे तो ओवरऑल जब आप बहुत ज़्यादा फंड सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो सभी कंपनियां हैं निफ्टी 500, जिसमें लार्ज कैप भी आ गया, आपका मिड कैप भी आ गया और स्मॉल कैप में भी आ गया, तो जब आप बहुत ज़्यादा फंड ले लेते हैं 10 फंड 12 फंड, तो कुल मिलाकर के इन्हीं 500 कंपनियों में ओवरऑल आपका पैसा लगने लगता है, तो आपका जो रिटर्न होता है वो एवरेज रिटर्न निकल करके आने लगता है। तो बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपना एक ही पोर्टफोलियो में फैमिली का भी और अपना पर्सनल पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं एक ही डीमेट में, तो जो आपका फैमिली वाला है उसमें आप कोशिश करिए कि 5 से 7 साल का टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए ही फंड सेलेक्ट करिए, और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। पारंपरिक आप उसमें रख सकते हैं, एक स्मॉल कैप आप रख सकते हैं, मिड कैप आप एक रख सकते हैं, और पारंपरिक तो मैंने बता ही दिया। और थोड़ा सा और ज़्यादा डाउन साइड प्रोटेक्शन लेने के लिए आप चाहें तो हाइब्रिड कैटेगरी का भी फंड वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 5 से 7 साल बहुत लंबा पीरियड नहीं है। अब जो रिस्क आपको लेना है वो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में आप ले सकते हैं, क्योंकि 10 साल से लंबा टाइम होराइजन है आपका। और आपके पोर्टफोलियो में भी कोशिश ये करिएगा कि मैक्सिमम जो एक्सपोजर हो आपका वो स्मॉल कैप और मिड कैप को हो। और फ्लेक्सी कैप में अगर आप देखें तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा पराग पारिक को भी आप कंसीडर जरूर कर लीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में। देखिए लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना कि हमें ये लगता है कि स्मॉल कैप हमें हमेशा 25% का रिटर्न बना करके देगा, लेकिन कई बार इतना मार्केट गिर जाता है कि वॉलेटिलिटी को जो रिटेल इन्वेस्टर है वो झेल नहीं पाते और मार्केट से ही बीच मार्केट से ही वो निकल जाते हैं। तो हमें मोरल सपोर्ट मिलता रहे, इसके लिए जरूरी ये है कि हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन देने वाला एक फंड हो, ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो को निगेटिव में जाने से बचाए। तो इस काम के लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बेहतरीन फंड है, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में उसने पिछले 10 साल 12 साल में जो रिटर्न दिया है वो बाकी के फंड से काफ़ी बेहतरीन है, और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी बाकी के फंड से काफ़ी बेहतरीन है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।